वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना सीखेंगे, जिसमें हमें प्रूव करना होता है। प्रूव √3, √2, √5, √7 etc आर इरेशनल नंबर। वैसे तो हम सबको पता है कि ये इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इसको प्रूव कैसे करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करना होता है। अब उसको कैसे करते हैं, देखो इसके लिए एक क्वेश्चन हमने ले लिया है। प्रूव √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब √3 का जैसे करना है वैसे आप √2, √5 और √7 का करेंगे। तो इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है, प्रूफ तो आपको यहाँ पर √3 को इरेशनल करना है, बट हम इसको रैशनल मान लेते हैं और इसको आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे और आगे जा कर के हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी। और कॉन्ट्राडिक्शन मिलने का मतलब हुआ आपकी जो एजम्पशन थी, जिसको आप इसको रैशनल मानेंगे तो वो गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। अब इसको डिटेल से समझते हैं, करेंगे कैसे। तो हम इसको एज्यूम करेंगे, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब क्योंकि हमने इसको रैशनल मान लिया है, तो आपको पता होगा एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब क्योंकि रैशनल मान लिया है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताना ज़रूरी है, वेयर जो डिनोमिनेटर है आपका q, एक तो ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, और यहाँ पर जब जो हमने p और q माने हैं, p एंड q आर कोप्राइम। अब देखो कोप्राइम क्या होता है। कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इस कोप्राइम का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दो कोप्राइम नंबर ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक मैं 15 लेता हूँ, स्क्रीन पे देखो, और एक 16। इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन 15 और 16 को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब 1 तो कॉमन सबका होता है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 15 के मल्टीपल क्या आ रहे हैं, 3 × 5, और 16 में क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अगर 1 के अलावा, 1 तो सभी में कॉमन होता है, आपको पता ही होगा, तो 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर 2, 3, 5 कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हम p और q को हमने कोप्राइम माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो p और q है, इसको हमने माना है कोप्राइम, यानी कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, और यही इस क्वेश्चन को आगे जा कर के प्रूव करेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमने माना है, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। √3 को जो p/q माना है, इसको हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो √3 का हो जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा p²/q²। q² यहाँ जाके अगर आप इंटू कर देते हैं तो आपको मिलेगा 3 × q² = p²। इसको मान लेते हैं 1, इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 × q² = p²। क्या मतलब हुआ? अगर मैं यहाँ पे राइट साइड में स्क्रीन पे देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ 3 × 5 = 15 है, ठीक है, होता है। 3 × 7 21 होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब अगर 15 की वैल्यू 3 × 5 है, इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा 15 को। 21 की वैल्यू में अगर 3 × 7 आ रहा है, इसका मतलब 3 डिवाइड कर रहा है 21 को। उसी हिसाब से p² की वैल्यू में 3 × q² आ रहा है, इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा p² को। तो ये जो स्टेटमेंट आई है आपकी 3 × q² = p², ये इम्प्लाई करती है कि 3 डिवाइड्स p²। जैसे यहाँ 3 15 को डिवाइड कर रहा है, और जैसे यहाँ पर 3 21 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p²।
अब ये रूल है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को बिना स्क्वायर के भी डिवाइड करेगा। इट इज़ अ रूल इन मैथमेटिक्स। तो इफ़ 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, 3p को भी डिवाइड करेगा। इसको हम मान लेते हैं 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा था 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर जो 15 की वैल्यू अगर 3 इंटू 5 है, ठीक है, क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है 15 को। 21 की वैल्यू 3 इंटू 7 है, क्योंकि 3 डिवाइड करता है 21 को। तो यहाँ पर अगर 3p को डिवाइड करेगा तो p की वैल्यू में भी, ठीक है, 3 अगर डिवाइड कर रहा है p को तो p इज इक्वल टू भी 3 इंटू समथिंग होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डिवाइड कर रहा है 15 को, तो 15 की वैल्यू में क्या आ रहा है 5 इंटू 3। 3 डिवाइड कर रहा है 21 को, तो 21 की वैल्यू में क्या आता है 7 इंटू 3। तो ऐसे ही अगर p को 3 डिवाइड करेगा तो 3 इंटू समथिंग यहाँ पे कुछ आना चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पर इंटीजर आएगा। तो उस इंटीजर को हम मान लेंगे r। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सम इंटीजर r, अगर 3 डिवाइड कर रहा है p को, इसका मतलब कोई ऐसा इंटीजर r ज़रूर होगा कि p की वैल्यू होगी 3 इंटू r। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर सम इंटीजर r, अगर 3 डिवाइड कर रहा है p को तो 1 टाइम्स करेगा या 2 टाइम्स करेगा या 3 टाइम्स करेगा, तो हमने मान लिया r टाइम्स करेगा। तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3r। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9r स्क्वायर। ठीक है, अब यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 में p स्क्वायर की वैल्यू थी 3q स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। अब 3 राइट साइड में जाकर के हम डिवाइड करेंगे, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 9/3r स्क्वायर, और q स्क्वायर हो जाएगा 3 से 9 को काटेंगे तो 3r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर है, इसका मतलब 3 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर जब p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर आया था तो हमने कहा था कि 3p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। राइट साइड में p स्क्वायर है, 3 लेफ्ट में है, तो 3p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ पर q स्क्वायर की वैल्यू 3r स्क्वायर है, इसका मतलब 3 जो लेफ्ट में q स्क्वायर लिखा हुआ है इसको डिवाइड करेगा। तो स्टेटमेंट ये इम्प्लाई करती है कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, और 3 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो मैंने अभी बताया था 3q को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स q ऑल्सो, 3q को भी डिवाइड करेगा। इसको हम मान लेंगे 3। अब देखो स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, स्टेटमेंट 2 को ध्यान से देखो। स्टेटमेंट 2 कह रही है 3 डिवाइड्स p, ठीक है, और स्टेटमेंट 3 कह रही है कि 3 डिवाइड्स q। तो 3p को भी डिवाइड कर रहा है, 3q को भी डिवाइड कर रहा है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 से क्या पता चलता है कि 3p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट 3 is कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। बट हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, p एंड q आर को प्राइम। p एंड q तो को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब होता है उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर आ गई कंट्राडिक्शन। ठीक, p और q को प्राइम थे जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व करा तो हमें मिल गया भाई 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं यहाँ पे आ गई है कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आती है, जब एजम्पशन रॉन्ग होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर
हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन आने का मतलब आवर assumption इज रॉन्ग। assumption क्या थी आपकी, जहाँ पे आपने लेट लिखा था, लेट का मतलब एज्यूम करना होता है ना, तो हमने क्या लेट किया था, √3 बी अ रैशनल नंबर। हमने एज्यूम किया था √3 रैशनल नंबर है, और ये हमारा गलत प्रूव हो गया, इसका मतलब √3 रैशनल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स √3, देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये मान के चलो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, √3 की जगह √2, √5, √7 हो सकता है, बट करने का तरीका यही होगा। आप एक बार फिर से देखो, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था, प्रूव करिए √3 एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, हमें प्रूव करना था √3 एक इर्रेशनल नंबर, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया इसको कॉन्ट्राडिक्टरी, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया, और उसके बाद हम करते चले गए, और हमने √3 को रैशनल माना, तो हमने लिखा कि भाई √3 p/q की फॉर्म में होगा, और हमने ये भी लिखा कि p एंड q आर को प्राइम, मतलब p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। बट जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आगे जाके हमें क्या मिला, 3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, पर p और q तो को प्राइम थे, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन कब आती है, जब आपकी अजम्पशन गलत होती है। तो हमने लिखा हमारी अजम्पशन तो गलत हो गई, तो गलत होने का मतलब √3 जो आपने माना था रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं है, इनफैक्ट इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से देखिए और लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।